हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पहले और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड की हैं अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ BPCC 112 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ब्लॉक 1 यूनिट 1 आपसे शेयर करूंगी, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सेकेंड स्लाइड जो आपकी रहेगी टॉपिक टू बी कवर्ड, जिसमें फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन रहेगा एंड देन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, definition of organizational behavior, historical antecedent of organizational behavior, characteristics of the field of OB today. उसके बाद आपका रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट द समरी। इंट्रोडक्शन में इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड थर्ड इज द explain the major characteristic of field of organization behavior. The field of organization behavior, study of behavior में जो ओबी का फील्ड है, ये ऑर्गेनाइजेशंस में व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार का अध्ययन करता है। फंडामेंटल इक्वेशन की मैं बात करूँ तो इसमें बिहेवियर इक्वल टू पी और ई। पी डिफाइन करता है पर्सनल कैरेक्टर को, ई डिफाइन करता है एनवायरनमेंट को। ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर में ये व्यक्तिगत विशेषताओं और पर्यावरण के संदर्भ में एक कार्य है। पर्सनल कैरेक्टर में जो आपका ये एक जेनेटिक फैक्टर और पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो वो इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, संस्कृति हो गया, जॉब ऑफ नेचर हो गया, मैनेजमेंट स्टाइल हो गया, ये सीधे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेक्शन फैक्टर। इंटरेक्शन फैक्टर जो है व्यक्तिगत विशेषताओं, संगठनात्मक वातावरण के साथ साथ परस्पर क्रिया करती है और ये सोच और कार्यों को भी प्रभावित करती है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्कोप में हम 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन में व्यक्तिगत व्यवहार, और सेकंड आपका है मैक्रो लेवल प्रोसेस, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्टडी की बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंस में जो ओबी मैनेजमेंट है, ये इसके सभी पहलुओं को कवर नहीं करता, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन को समझने और सुधारने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन में जो बुक है उन्होंने 1977 में इस पे देखा है। संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, प्रदर्शन और उनके भीतर जितने भी समूह हैं और व्यक्तियों के व्यवहार का इन्होंने अध्ययन किया है। उसके बाद आता है हमारा ग्रीनबर्ग और बैरन। ग्रीनबर्ग और बैरन ने भी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स के व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन किया है। रॉबिन जज और सिंगी, जिन्होंने 2009 में इसको इन्वेस्टिगेट किया था, जो प्रभावशीलता सुधार के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होते हैं उस पर व्यक्तियों, समूहों और संरचनाओं के प्रभाव की है जांच करता है। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये हमारी सिस्टमेटिक स्टडी, वो भी सीक टू डेवलप अ बेस ऑफ नॉलेज यूजिंग अ सिस्टमेटिक, एम्पिरिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है सेंट्रल कैरेक्टर। सेंट्रल कैरेक्टर में ओबी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आता है हमारा रिलेवेंस। रिलेवेंस में जो हमारा संगठनों के मानव व्यवहार बहुत जटिल होते हैं और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यवहार का वर्णन, उसके समक्ष पूर्वानुमान और उसको नियंत्रण करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ओबी। नेचर ऑफ ओबी में ओबी अपनी जानकारी और कार्यप्रणाली के कारण वैज्ञानिक है। सूचना वैज्ञानिक मूल मूल्यों से उत्पन्न होती है। इसमें सटीकता, निष्पक्षता, संदेहवाद और खुला दिमाग ये होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मेथड में वैज्ञानिक जांच के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद आता है हमारा रिसर्च बेसिस, इसमें अवधारणाएं और सिद्धांत व्यापक शोध से उत्पन्न होते हैं। ओबी में जो सिद्धांत होता है वो वर्णनात्मक होते हैं, निर्देशात्मक नहीं होते, और व्यवहार को समझने का लक्ष्य होता है और उसे ही निर्देशित करना नहीं। 3 levels of analysis: इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओबी तीनों लेवल पर व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। लेवल 1 जो आता है, लेवल 1 में यह एक ऐसे व्यक्तिगत कारकों की जांच करता है जिसमें आपके वैल्यू हो गया, एटीट्यूड हो गया, बिलीफ हो गया, मोटिवेशन हो गया और इंटेलिजेंसी आती है। लेवल 2 जो है ये ऐसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे आपका सोशल और इंटरपर्सनल डायनेमिक्स हो गई, लीडरशिप हो गई और बिहेवियर।
लेवल 3 ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के समग्र व्यवहार को देखता है, जैसे आपका संस्कृति, संरचना और उसकी प्रक्रियाएं। वो भी इस बात पर भी जोर देता है कि व्यवहार को समझने के लिए व्यक्तिगत लक्षणों, समूह की गतिशीलता और संगठनात्मक कारकों पर विचार करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नौकरी की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत विशेषताओं का होना जरूरी है, टीम संबंध और संगठनात्मक, ये सब चीजें संगठनात्मक संस्कृति से प्रभावित होती हैं। बेसिक एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड ओबी जो है, ये संतुष्टि को और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए संगठनों और व्यक्तिगत और समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। यह संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और अभ्यास को भी जोड़ता है। ओबी मैनेजर्स की कार्यस्थल के जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको समझने के लिए और मानवीय संबंधों के मुद्दों का समाधान खोजने में भी मदद करता है। ये जो स्लाइड है, इसमें हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओबी की जो शुरुआत है वो एक कर्मचारी जो शुरुआत कर्मचारी व्यवहार को समझने के अनौपचारिक प्रयासों से हुई है। औपचारिक अध्ययन जो स्टार्ट हुआ 1900 दशक में हॉर्थन के अध्ययन के साथ शुरू हुआ। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक जो थे टेलर ने शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांतों के माध्यम से योगदान दिया, जिससे ओबी जो है वो एक अलग क्षेत्र के रूप में सामने आया। इस टॉपिक में साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें 1900 के दशक में मिडवेल स्टील ने टेलर के द्वारा डेवलप वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य उच्चतम प्रोडक्टिविटी और मजदूरी के लिए काम को अनुकूलित करना था। उन्होंने कार्यों को करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका पेश किया और दिखाया कि जो काम है वो आराम चक्रों पर श्रमिकों को प्रभावित करने से और दक्षता में सुधार करने से होता है। शॉप मैनेजमेंट जो 1909 में और जो आपका साइकिक मैनेजमेंट 1947 में, उन्होंने जितने भी लेबर थे उसको प्रेरित करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट रूल पर जोर दिया। अब इसके की प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें इसके 3 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सर्वोत्तम तरीकों के लिए काम का एक वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरा, उचित निर्देशों के माध्यम से दक्षता में सुधार होता है। और तीसरा, कर्मचारी मुख्य रूप से मौद्रिक पुरस्कारों से ज़्यादा प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में टेलर ने के दृष्टिकोण की आलोचना काम को अमानवीय बनाने और कर्मचारियों को केवल आर्थिक प्राणी समझने और संभावित कार्यों में बेरोजगारी पैदा करने के लिए की गई थी। हालांकि उन्होंने साबित किया कि जो कार्यस्थलों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन और सुधार किया जा सकता है। ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट हॉथॉर्न स्टडीज द नियो क्लासिकल अप्रोच। इसमें आपका वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक के जो हॉथॉर्न प्लांट में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट 1924 के उद्देश्य से जो वर्कर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी पर प्रकाश के प्रभाव को के अध्ययन को लेकर जो टेलर थे उन्होंने इसके सिद्धांतों का परीक्षण किया था। आश्चर्यजनक रूप से ये जो प्रकाश में आया, इसमें जो भी चेंजेस हुए इसके बावजूद प्रोडक्टिविटी में काफ़ी वृद्धि भी हुई है, जिससे हॉथॉर्न के प्रभाव की खोज हुई। और जब हमारा ध्यान दिया जाता है तो जो कर्मचारी हैं वो बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। क्लासिकल दृष्टिकोण के कर्मचारियों को मशीन जैसे भागों के रूप में देखा गया, जो सीज डाउन प्रबंधन से लेकर प्रोत्साहन के माध्यम से दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है। नवशास्त्रीय सिद्धांतकारों जैसे हॉथॉर्न शोधकर्ता थे, इन्होंने पाया कि जो मैनेजमेंट है उसका मैनेजमेंट का जो कार्यकर्ता की सहमति पर निर्भर करता है और जो कर्मचारी होते हैं वो निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो प्रबंधन निर्देशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स
मोटिवेशन जैसी जितनी भी धारणाएं होती हैं, या नौकरी के दृष्टिकोण को जैसे कारक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, लेकिन पहले उन्हें इग्नोर किया जाता था। हेलो स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है और जनरली ये एग्जाम में आ जाता है। 10 मार्क्स का भी आ सकता है ये, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स है, उसी टाइप से आपको एक्सप्लेन करना होगा। ह्यूमन रिलेशनशिप मोमेंट, इसमें हॉर्थन स्टडीज है। इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा था नियो क्लासिकल अप्रोच। इसका फर्स्ट पॉइंट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ये जो आपका प्रोडक्ट है, इस पे लाइट के प्रभाव पे इन्होंने अध्ययन किया है और आश्चर्यजनक रूप से प्रकाश में परिवर्तन के बावजूद उनकी प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे हॉर्थन का प्रभाव डेवलप हुआ और इसी वजह से शोधकर्ताओं के ध्यान के कारण श्रमिकों को के प्रदर्शन में सुधार किया गया। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा रिले असेंबली टेस्ट रूम। ये जो पॉइंट है, इसके अंदर आराम, अवकाश, काम के घंटे, मुफ्त लंच और भुगतान विधियों जैसे कारकों का परीक्षण किया गया और काफ़ी चेंजेस के बावजूद उत्पादकता में वृद्धि भी हुई और ये दर्शाता है कि जो सामाजिक संपर्क और प्रेरणा ने इसमें महत्वपूर्ण एक अपनी भूमिका निभाई है। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम के दौरान कर्मचारी के दृष्टिकोण और मानवीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इंटरव्यू के दौरान श्रमिकों को काफ़ी एक मूल्यवान महसूस हुआ। उन्हें अपने बारे में पता चला कि उनकी भी इम्पोर्टेंस है, पर उनके जो सोशल ग्रुप और वर्क रिलेशनशिप के आधार पर ही उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है बैंक फायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। कार्यस्थल के सामाजिक समूहों की जांच इसमें की गई है। कर्मचारियों ने उच्च उपेक्षों से बचने के लिए अपने उत्पादन को सीमित कर दिया, जिससे इनफॉर्मल ग्रुप के प्रभाव और प्रबंधन नियंत्रण के प्रतिशोध का इनको पता चला। नेक्स्ट पर्सनल काउंसलिंग में सुपरविजन और कम्युनिकेशन में सुधार करने का लक्ष्य इनका रखा गया। इसने कर्मचारी संबंधों, व्यक्तिगत कल्याण और प्रबंधन बातचीत के मजबूत किए। हॉर्थन स्टडीज में 1933 में एल्टन मेयो के कुछ व्यूज इन्होंने रखे अपने। कर्मचारियों का रवैया प्रदर्शन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सहायक पर्यवेक्षण कार्य मनोबल को बढ़ाता है। कर्मचारियों के साथ रिसोर्सेज नहीं बल्कि सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं बल्कि ह्यूमन की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड ऑफ ओबी टुडे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इसमें जो आपका ओबी है, ये मानव संसाधन की बेहतरी चाहता है। 20वीं सदी की शुरुआत में वर्क प्लेस कठोर थे, जहाँ पर मैनेजर वर्कर को बेकार समझते थे। डगलस मैकग्रेगर 1960 में इन्होंने थ्योरी एक्स अप्रोच का वर्णन किया है, जिसमें माना गया कि वर्कर आलसी और उन्हें स्ट्रिक्ट सुपरविजन की आवश्यकता है, जिससे अविश्वास और दंडात्मक प्रबंधन होता है। इसके विपरीत मॉडर्न वर्कप्लेस वाई को अपनाते हैं, जो कर्मचारियों को प्रेरित और जिम्मेदारी के समक्ष माना गया है, क्योंकि कर्मचारी विकास कल्याण में निवेश करती हैं। थ्योरी वाई अप्रोच प्रबंधन, विश्वास, खुला संचार, सशक्तिकरण और निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन होता है। जिसमें ओबी में जो थ्योरी वाई अप्रोच है वो कर्मचारी विकास, रचनात्मकता और जिम्मेदारी पर जोर देता है। प्रबंधन नियंत्रण की बजाय समर्थन और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कर्मचारियों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में उनको मदद मिलती है। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक की एक टेबल भी मैंने इसमें दी है, थ्योरी एक्स क्या जूम करती है और थ्योरी वाई क्या जूम करती है। मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया है इसके बारे में, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और एग्जाम में टेबल लिखना भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। हेलो स्टूडेंट, ओबी यूजेस कॉन्टिजेंसी अप्रोच, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें फोकस करिएगा। नो सिंपल आंसर,
जैसे आपका तथ्यात्मक क्वेश्चन जितने भी होते हैं, जैसे मुद्रास्फीति दर हो गई, इसके विपरीत जटिल कार्यस्थल मुद्दों जैसे प्रभावी प्रेरणा, नेतृत्व शैली, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता है। और जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्सेस कॉन्टीजेंसी अप्रोच होती है, यह एक सर्वोत्तम तरीका तलाश करता है, बट आकस्मिक दृष्टिकोण ये मानते हैं कि विभिन्न स्थितियों के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है ह्यूमन फैक्टर मैटर। ह्यूमन फैक्टर मैटर में जो कॉन्टीजेंसी अप्रोच होती है, ये मानवीय व्यवहार को केंद्र में रखता है। इसकी जटिलता, परिवर्तनशीलता और सार्वभौमिक संसाधनों की कमी को स्वीकार करता है। बिहेवियर डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये जो प्रभावी प्रबंधन, अभ्यास, संदर्भ, संगठन, लोगों और स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा कोई एक समाधान नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। मॉडरेटिंग वेनरेबल इम्पैक्ट बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्यस्थल पर तनाव या पर्यावरण, व्यक्तिगत अंतर, इसमें जेंडर और एज भी आ सकता है, और सामाजिक समर्थन जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है जो प्रतिक्रियाओं और परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स। आकस्मिक दृष्टिकोण मानव व्यवहार की जटिलता को अग्रसर करता है, जिससे सीधे उत्तर या सार्वभौमिक सिद्धांत देना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन। इसमें प्रभावी उत्तर अक्सर यदि ए हो तो बी, एक्स, वाई और जेड स्थितियों के तहत के रूप में होते हैं, जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर परिस्थितिजन्य कारकों पर जोर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ओबी हैज ए मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ब्लेंडेड डिसिप्लिन का, इसमें ओबी जो है वो वेरियस फील्ड से अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है, जिसमें यह ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की तुलना में अधिक और बहुविषयक बन जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस। इसमें ओबी जो है वो एक बड़े पैमाने पर मनोविज्ञान द्वारा इसको आकार दिया जाता है, जो व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से आकर्षित होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूशन। यह ओबी के समूह व्यवहार और शक्ति गतिशीलता और संघर्ष में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजी रोल। साइकोलॉजी रोल जो होता है समाजशास्त्र के जितने भी संगठन होते हैं उनके भीतर समूह और अंतर समूह गतिशीलता की समझ को जोड़ता है। एंथ्रोपोलॉजी इम्पैक्ट जो होता है वो मानव व्यवहार, मानव विज्ञान, संगठनात्मक संस्कृति, वातावरण को व्यवहार में सांस्कृतिक अंतर को समझने में मदद करता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इंजीनियरिंग इनपुट, ये कार्य प्रक्रियाओं और संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारण के डिजाइन में योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट मेडिसिन कंट्रीब्यूशन। इसमें जो चिकित्सा है उसने औद्योगिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के बारे में ओबी की समझ को एक आकार दिया। ओबी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन एज ओपन सिस्टम। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आती है। ओबी संगठनों को गतिशील और हमेशा बदलते रहने के वाले के रूप में देखता है, न कि स्थिर संस्थाओं के रूप में जो खुले सिस्टम के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन सिस्टम अप्रोच। ओपन सिस्टम अप्रोच, इसके अंदर जो संगठन होता है, संगठन इनपुट जो मानव सूचनात्मक सामग्री और वित्तीय जैसे संसाधन को आउटपुट, उत्पाद और सेवाओं के रूप में बदलते हैं। प्रक्रिया लगातार चक्रित होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रेम्बल बाउंड्रीज। संगठन आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और नियामकों जैसे बाहरी कारकों के साथ बातचीत करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स में हमारे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आपका टास्क हो गया। टास्क में संगठन का मिशन लक्ष्य होता है। दूसरा पीपल्स हो गए। पीपल्स में जो व्यक्तिगत समूह हैं जो संगठन को उसके लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। थर्ड आता है हमारा टेक्नोलॉजी। इसमें इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए यूज़ किए जाने वाले जितने भी टूल्स और टेक्निक्स आते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर, काम को प्रभावी ढंग से समन्वित करने में के भूमिकाओं और संबंध की औपचारिक व्यवस्था। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। खुली प्रणाली दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि कोई भी संगठन आत्मनिर्भर नहीं है और ये लगातार उसमें पर्यावरण से प्रभावित होता है। ओबी अडॉप्ट अ क्रॉस कल्चर अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट है, इस पर आप फोकस करिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसका ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट आता है। ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि जैसे जैसे व्यवसाय अधिक इंटरनेशनल होते जा रहे हैं, संगठनात्मक व्यवहार में संस्कृति अंतर को समझना सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चर वेबिलिटी। कल्चर वेबिलिटी के अकॉर्डिंग कार्यस्थल के दृष्टिकोण, व्यवहार संस्कृति में भिन्न होते हैं और प्रबंधक को प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए इन अंतरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ लायबिलिटीज। इसमें जो प्रत्येक देश की अनूठी संस्कृति वैश्विक संचालन से लाभ प्रदान करती है, कर सकती है या फिर चुनौतियां खड़ी कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा री-इवैल्यूएटिंग थ्योरी। संगठनात्मक व्यवहार सिद्धांतों और जो आपके सिद्धांत हो गए हमारे और बिहेवियर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, उनको विभिन्न राष्ट्रीय संस्कृतियों और संदर्भों में फिट करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। अंडरस्टैंडिंग कल्चर जो होता है संस्कृति की एक बहुआयामी धारणा है जिसमें दृश्यमान कलाकृति जैसे हमारा फूड हो गया, हमारा लैंग्वेज हो गई और लोगों की जो प्रकृति होती है, इसमें निजी बनाम सार्वजनिक स्थान, इसके बारे में मूल्य और धारणाएं शामिल होती हैं। लास्ट में हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चर अप्रोचेस आती हैं, जिसमें वैश्विक व्यावसायिक वातावरण की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने के लिए एक पार सांस्कृतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जनरली आ ही जाते हैं। फर्स्ट है इसका हिस्टोरिकल एंटीस्टेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सेकेंड है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड ऑफ ओबी टुडे। स्टूडेंट, इस सेशन में हमने जो डिस्कस किया उसमें बताया गया है कि ओबी क्या है। ओबी एक गतिशील क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बहुविषयक अंतर, सांस्कृतिक और अनुकूली दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यक्तिगत समूह और संगठनात्मक स्तरों पर व्यवहार को समझने के लिए और प्रेरित करने के द्वारा जो इसका सकारात्मक प्रदर्शन में ये सुधार करना इसका है। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर इस स्लाइड आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे सकूं।